कमांडो स्कूल। आज तक कभी लड़कियां गई नहीं है, उनकी ट्रेनिंग वहाँ होती नहीं है। लीडो जंप का नाम अक्सर लोग याद करते हैं प्रहार मूवी में नाना पाटेकर ने किया। पहले बैलेंस कर लो, then go like this. तो मुझे भी उतनी ही बैकग्राउंड थी एंड मेरे मन में ये बार बार चल रहा था कि लड़कियों ने अभी तक कभी किया ही नहीं। मैं फाइनली जंप, लोगों को लगा कि आई ऑलमोस्ट लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। मैंने ये लाइन बहुत बार सुनी है और ये मेरे बारे में सच हो जाएगी ऐसे कभी नहीं लगा था। नमस्ते, मैं स्कॉल लीडर प्रियंका ओसवाल फ्रॉम पुणे। मैं मेरे पेरेंट्स की फोर्थ डॉटर हूँ। ये मुझे कभी पेरेंट्स ने और सिस्टर्स ने फील नहीं होने दिया। आई वॉज ऑलवेज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी कि आपको आगे जाना चाहिए और एजुकेशन करना ही करना है। एक जैन मारवाड़ी कम्युनिटी से आगे जाना, एजुकेशन लेना, उस टाइम पे इतना डिफिकल्ट था, बट मेरी सिस्टर्स ने जितना आज कर दिखाया है उसके आगे आई वॉज ऑलवेज रेडी टू वॉक ऑन देयर पाथ्स। 7 तक तो बहुत इजीली पढ़ाई चल रही थी। आई वॉज एक्सट्रीमली शाई किड। और एक और छोटी सी लिंक ऐसी थी कि हम मामा के यहाँ जाते थे तो वहाँ पे आई यूज्ड टू सी वन ऑफ आवर फ्रेंड्स जो आर्मी में जवान थे। तो मैं उनको देखती थी यूनिफॉर्म में। और ये करते करते जब मैं 8th में पहुंची तो मैंने स्कूल में एनसीसी ज्वाइन कर लिया एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने यूनिफॉर्म पहना। वो बहुत अच्छा लगा। वो एक फीलिंग ही अलग थी। मेरे मेरे हाथ पे आज भी वो रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं वो बताती हूँ। 8th 9th एनसीसी वेंट रियली वेल। वो यूनिफॉर्म, वो लीडरशिप, सबको साथ लेके आगे जाना, लड़की और लड़कों को कोई फर्क ना करते हुए उनको लीड करना, वो सीखना, ये सारी बातें स्कूल में हुई। उसके बाद फाइनली जब मैं 11th और 12th में सैनिक स्कूल में गई तो वहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ और अच्छी लगने लगी है। वहाँ पे जहाँ जिनको मैं लीड कर रही थी उनका नंबर भी बढ़ गया। वो 350 कैडेट्स मेरे लिए एक फैमिली की तरह हो गए थे। वो छोटे हो, बड़े हो, कैसे भी हो, बट उनको लीड करना ही मेरा काम था। और वो और ज़्यादा मैं सीखते गई। उसके बाद फाइनली जब ग्रेजुएशन करने की बारी आई तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि बीएससी फिजिक्स और उसके साथ एयरविंग एनसीसी करेंगे। बिकॉज पुणे के साथ साथ सुखोई का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा था मेरे दिमाग में कि फ्लाइंग ब्रांच जाना ऑलमोस्ट तय हो गया था। मेरी इस कहानी में ट्विस्ट है, वो मुझे याद आ रहा है। मैं 10th के क्लास के एक मैम थे, वो बता रहे थे एक दिन उन्होंने मुझे बहुत बहुत तेज़ साइकिल चलाते हुए देखा। तो साइकिल तो मैंने पार्क की और मैं ऊपर पहुंची तो क्लास के पूरे 100 बच्चों के सामने उन्होंने मेरी इतनी इतनी ज़ोर से डाँट लगाई कि और उन्होंने बोला अपना एयरक्राफ्ट बाद में चलाना, अभी फ़िलहाल साइकिल चला लो। और मेरे लिए वो लाइन आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और उतनी ही मेरे दिमाग में फिट है कि आपने ऐसे बोल दिया है तो अब तो मैं इंडियन एयरफोर्स में जाऊँगी ही जाऊँगी। एंड दैट इज़ इट। दैट इज़ वन डे एंड टुडे इज़ द डे आई एम स्टैंडिंग हियर। जब मैंने पहली बार मम्मी पापा को बताया कि मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है या आर्म फोर्सेस में जाना है, जब तक ये क्लैरिटी नहीं थी, तो उनको इनिशियली लग रहा था कि ये ठीक है, थोड़े दिन का है और ख़त्म हो जाएगा। बट जैसे-जैसे मैं भी प्रिपेयर कर रही थी और आगे जा रही थी, वो और सीरियस होते गए। मेरे सिस्टर्स और भी सपोर्ट करने लगे कि नहीं, इसका सीरियसनेस दिख रहा है। शी इज़ परस्यूइंग दैट ड्रीम रिलेंटलेसली। ऐसे नहीं हो रहा कि वो फॉरगेट कर रही है बीच में ही कि नहीं जाना है, ऐसे नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली दे आल्सो सपोर्टेड द होल थिंग। दे बैक्ड मी टोटली। एंड फाइनली जब डिसाइड हुआ कि एयरविंग एनसीसी करते-करते मैं एयरविंग के भी फाइनल कैंप्स में जब पहुंची, महाराष्ट्र कंटिजेंट को लेके जब हम गए थे, तो वो एक टाइम था जब ये डिसीजन मेरे मन में और फिक्स हो गया कि इंडियन एयरफोर्स ही जाना है और फ्लाइंग ब्रांच में ही जाएंगे। एयरविंग एनसीसी, कॉलेज, ये सब करते-करते एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई 2010 में। नेशनल ज्योग्राफिक का मिशन आर्मी नेट जियो रियलिटी कम डॉक्यूमेंट्री शो उस टाइम पे शूट करने के लिए अपने ऑडिशंस ले रहा था।
और मैंने ऐसे ही विदाउट टेलिंग एनीवन घर में किसी को बताया नहीं, सिर्फ दीदी को बता के रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि शायद मना कर दे, ऐसे लग रहा था। बट वो फॉर्म भर दिया एंड आई रियलाइज्ड कि उन्होंने ऑडिशंस के लिए बुलाया है। मैं फाइनली जब पहुंची, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं दिल्ली आई थी, और दिल्ली अकेले जाना, आई वॉज जस्ट 19। तो मैं यहाँ पहुंची एंड आई रियलाइज्ड कि हज़ारों लोगों की लाइन लगी हुई थी। ऑडिशंस इंडियन आइडल होता है वैसे उस तरह की लाइन लगी हुई थी। मैं वहाँ पहुंची, आई रियलाइज़ कि देखते हैं क्या होता है। मैं कम्पीट कर रही थी 600 लड़के और 9 लड़कियाँ, ऐसे कंपटीशन थी वो। बट वहाँ पे कोई फ़र्क ना होते हुए सारे इकट्ठे कम्पीट कर रहे थे। जब उसके फाइनलाइज़्ड अनाउंस हुए, तो टोटल 5 लोग, 5 कॉम्पिटिटर्स, कैंडिडेट्स अनाउंस किए गए, जिसमें सिर्फ 2 लड़कियाँ थी पूरे इंडिया से। आई वाज़ वन ऑफ देम। वहाँ की मिशन आर्मी की एक बात याद आती है। हमें वो कमांडो स्कूल लेके गए थे, और कमांडो स्कूल आज तक कभी लड़कियां गई नहीं है। उनकी ट्रेनिंग वहाँ होती नहीं है, एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच। तो वहाँ लेके गया, आई वॉज ऑलरेडी एक्साइटेड, क्योंकि कमांडो स्कूल देखने मिलेगा इट सेल्फ वॉज वेरी बिग थिंग। तो हम वहाँ पहुँचे और हमें बताया गया कि आपकी यहाँ पे जो भी करिकुलम है वो बताया गया, एंड वी स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग। पैरेलली शूट चल रहा था बट ट्रेनिंग वॉज ऑल रियल। लीडो जंप का नाम आपने कहीं सुना होगा या कहीं नहीं सुना होगा। इसको अक्सर लोग याद करते हैं प्रहार मूवी में नाना पाटेकर ने किया है। तो मुझे भी उतनी ही बैकग्राउंड थी और उतना ही पता था कि ऐसे कुछ है। बट जब वो जंप का दिन आया और हमें बोला कि आज सुबह 11:30 बजे हम वो जंप करने जाएंगे, मेरी पूरी बॉडी में एक अलग सी फीलिंग थी कि कहाँ जा रहे हैं हम, क्या करेंगे, विल आई डू इट और वोंट बी एबल टू मेक इट। वहाँ जंप की लोकेशन पे पहुँचे, उन्होंने डेमो दिखाया और हमने वो असिमुलेट करने की कोशिश की कि हम ये सच में करने वाले हैं। एंड मेरे मन में ये बार-बार चल रहा था कि लड़कियों ने अभी तक ये कभी किया ही नहीं है। कभी डिफरेंस नहीं होता है, कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये नहीं समझते कि वो लड़की कर रही है या लड़का कर रहा है। इट इज़ ऑल नॉर्मल, इट इज़ ऑल सिंपल। फाइनली मेरा जब टर्न आया, तो लीडो जंप के लिए यू जंप इनटू स्विमिंग पूल, यू स्विम फॉर सम 100 मीटर, और उसके बाद लैडर चढ़ते हैं। तो आप पूरे ऑलरेडी गीले गीले हो चुके हो। ये मोमेंट पे जब मैं लैडर पे चढ़ रही थी, तो लैडर पे चढ़े, वो पूरा एक-एक स्टेप मुझे याद है, क्योंकि वो स्टेप सिर्फ फीलिंग के हिसाब से नहीं या फिर ऊपर जाके क्या होगा, उसके बियॉन्ड जा चुका होता है। यू जस्ट फॉरगेट कि वहाँ और कोई है। मैं चढ़ी वो, उसके बाद एक ब्रिज आता है। वो ब्रिज इतना ही है कि आपके 2 पैर उसमें फिट आ जाए, इतना ही है, और स्लाइटली हिलता रहता है। उसके ऊपर से क्रॉस करो, तो क्रॉस करने के लिए भी उस ब्रिज के ऊपर 3 लैडर्स हैं, सब लैडर्स, जो किसी भी पोडियम पे आप चढ़ते हो तो वहाँ होते हैं। उस पे चढ़ के यू कैन गेट डाउन एंड क्रॉस द ब्रिज, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग विद इन द स्विमिंग पूल ओनली। तो अगर आप गलती से गिर भी जाते हो उसमें, तो आप पानी में गिरोगे। एंड ये पूरा ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 50 फीट। आई वेंट अक्रॉस द ब्रिज, लैडर तक पहुंचे, नेक्स्ट लैडर तक। वहां पे एक टॉवेल रखा हुआ था हाथ साफ करने के लिए। आप सोचोगे क्यों? बट उसके बाद मंकी क्रॉलिंग का एक पॉइंट आता है, जहाँ पे आप किसी रोप पे यू आर जस्ट क्रॉलिंग एंड कमिंग टू द पॉइंट जहाँ पे आप पूरा स्ट्रेट हाथ के ऊपर लोड लोगे लेंगे और पूरा वहाँ उसके बाद जंप करेंगे। तो मैं वहाँ तक पहुँची और आई रियलाइज कि ये सब तो हो गया, ये सब तो मेंटल स्ट्रेंथ पे हो गया है। बट जब फाइनल बारी आई, तो मेरे हाथ छूटने लग गए थे। वो गीले भी थे एंड उतनी आई थिंक फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी। बट मेंटल स्ट्रेंथ पे मैं वहाँ लटकी हुई थी ऊपर 55 फीट पे, और मेरे हाथ एक पॉइंट पे छूट गए। आई जंप्ड इनटू द वाटर। 55 फीट से मैं नीचे गिरी अपने बैक पे, नॉट रियलाइजिंग क्या हो रहा है। वो 3-4 सेकंड खत्म ही नहीं हो रहे थे, इतने लंबे लग रहे थे। एंड आई फाइनली जंप्ड। लोगों को लगा कि आई एम डेड इनसाइड द पूल, बट आई केम आउट। आई स्पोक टू देम, दे वर आल्सो रिलीव्ड, आई वाज आल्सो सेफ। उस जंप के बाद जो फीलिंग थी कि ये कंप्लीट हुआ है, इंडिया में आज तक कभी किसी ने किया नहीं था। एंड दे लेटर टोल्ड मी दैट आई एम द फर्स्ट वुमन टू डू दिस लीडो जंप इन इंडिया एट द एज ऑफ 19 मे बी। सो व्हेन इंडियन एयरफोर्स की ये जर्नी चल रही थी, एसएसबी करके एक बहुत बड़ा स्टेप आता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू। मैं वहाँ पे पहुँची एंड आई वाज टेलिंग माई सेल्फ कि दिस इज द ओनली इंटरव्यू आई एम गोइंग टू क्लियर, दैट्स इट, एंड आई हैव टू बी 200% श्योर ऑफ व्हाट एम आई डूइंग। बी योरसेल्फ, ये मोटो लेके मैं वहाँ पहुँची थी।
एंड दैट रियली हैपेंड। इंटरव्यू 5 दिन के लिए कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दे कीप यू टेस्टिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स। आप ग्रुप में कैसे हो, आप इंडिविजुअली कैसे हो, आप ओवरऑल ग्रुप को कैसे लेके जा रहे हो आगे, एज अ लीडर, एज अ कलीग, हाउ आर यू बिहेविंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट हो रही थी। वो पूरा हुआ एंड आई वॉज लकी इनफ कि वो इंटरव्यू फर्स्ट गो में क्लियर हो गया। इंटरव्यू के बाद एक PABT करके एक टेस्ट होती है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। बट वो एक ही बार दे सकते हैं आप लाइफ में, उसके बाद आप कभी अटेम्प्ट नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक इट। मैंने वो टेस्ट दी एंड आई कुड नॉट बिलीव जब उन्होंने रिजल्ट बताया कि आपने वो क्लियर कर लिया एग्ज़ाम एंड यू आर रेडी टू गो फॉर मेडिकल्स फॉर फ्लाइंग ब्रांच, जो नेक्स्ट स्टेप है इस एग्ज़ाम पूरे प्रोसेस का। मैं मेडिकल्स के लिए पहुंची एंड देयर वाज अ chaos इन माय हेड बिकॉज फ्लाइंग के लिए मेडिकल्स क्लियर नहीं हुए। एंड दैट वाज द डे जब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इज इट द राइट ट्रैक। आई वांटेड टू गो फॉर फ्लाइंग ब्रांच बट वो हो नहीं रहा है। बट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेफिनेटली दे कैन टेक मी, ग्राउंड ड्यूटी के लिए आई कैन गो फॉर इट। यूनिफॉर्म तो सब लोग पहनते हैं, वेदर इट इज़ फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी, इट डजेंट मैटर। मैं आगे गई, मेरिट लगी इंडियन एयरफोर्स की। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब इंडियन एयरफोर्स की मेरिट लगी एंड मैंने बताया कि आई एम क्लियर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच। एंड दैट वाज द डे जब मेरे पापा ने एक चीज़ कही मुझे कि आप किसी भी ब्रांच में जाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूनिफॉर्म पहनोगे आप और आप इंडिया इंडिया को सर्व करोगे और आप इंडियन एयरफोर्स में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर यू विल गो इन देयर। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में फिट हो गई थी एंड आई फाइनली लैंडेड इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की एक पूरे 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरी फर्दर 6 मंथ्स की ट्रेनिंग फाइटर कंट्रोलिंग इस ब्रांच के लिए हुई एंड फाइनली आई वॉज कमीशन्ड इन टू एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच एंड फाइटर कंट्रोलिंग। फाइटर कंट्रोलिंग एक ऐसी ऐसी ब्रांच है जो कभी दिखाई नहीं देती, वो हमेशा पर्दे के पीछे है। उसमें आप पूरे पूरे इंडिया की एयर स्पेस का गार्डिंग कर रहे हो। इट इज़ लाइक गार्ड्स इन द स्काई। तो मेरी ही इनिशियल सर्विस में एक ऐसा दिन था, आई आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, 26 जनवरी था एंड हमारे लिए वो बहुत प्रेस्टिजियस दिन है। तो एज यूजुअल फाइटर कंट्रोलर्स व्हेन दे आर वर्किंग 24/7 365 डेज दे आर ऑन ड्यूटी एंड हमेशा अलर्ट, क्योंकि ये गार्डिंग कभी बंद नहीं हो सकती। तो मैं भी ऐसे एक दिन ड्यूटी पे थी एंड रडार पे सडनली एक ब्लिंक दिखा, एक डॉट दिखा, विच वाज नॉट नॉट श्योर कि वहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बारे में विद इन 2 मिनट सारे डिसीजन लिए गए, वेदर इट इज़ नोन और फ्रेंडली और अननोन वट एवर। दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज दैट दिस इज इट, दिस इज द टाइम फॉर विच आई हैव बिकम फाइटर कंट्रोलर। उसके ऊपर सारे डिसीजन हुए उसी टाइम पे। एक्चुअली राजपथ पे परेड चल रही थी एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वो परेड वैसी की वैसी जाए जैसी प्लान्ड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करना है, इट इज़ अननोन फॉर अस। तो इमीडिएटली डिसीजन लेके अपने इंटरसेप्टर्स लॉन्च किए गए हायर अप्स को बता के। एंड मेरी जस्ट 1 साल की सीनियोरिटी है, उसमें 1 साल के जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था वो पूरा का पूरा मैंने अप्लाई किया। मेरी सारी थियरी आज तक की अप्लाई हो रही थी, मैं एक्चुअल्स में देख रही थी क्या हो रहा है। वो अप्लाई किया एंड इंटरसेप्टर्स लॉन्च हुए। विजुअली आइडेंटिफिकेशन के लिए दे रीच द पॉइंट जहाँ जहाँ तक फाइटर कंट्रोलर्स ने उनको गाइड किया। वहाँ तक पहुँचे एंड वी रियलाइज दैट इट्स अ बलून स्टेटिंग हैप्पी बर्थडे इंडिया। और वो बलून सडनली एयर में नहीं था, इट वॉज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वो जब रियलाइज हुआ तो वी वर लाइक, उसको शॉट डाउन किया गया, वो वहाँ पे गिरा, उसके बाद कलेक्शन हुआ एंड इन्वेस्टिगेशन हुए। ये इंसिडेंट बताते टाइम इट हैपन्स विद इन 2-3 मिनट्स, राइट? बट ये सारा करते हुए जितने टाइम में सारे डिसीजंस लिए गए, जितने टाइम में वो फीलिंग्स आई कि ये सब करना है, मेरा एक डिसीजन रॉन्ग एंड एवरीथिंग कैन गो हियर एंड देयर। तो वो सारी चीज़ें इन प्लेस करते हुए जिस दिन ये पूरा इंसिडेंस खत्म हुआ एंड व्हेन आई केम बैक होम आई रियलाइज्ड दैट दिस इज इट, आई एम हियर फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, आई एम हियर टू गार्ड द स्काईज फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। ऐसे ही मुझे एक ईस्टर्न फ्रंट के बारे में एक कहानी याद आती है और एक एक्सपीरियंस। हमेशा वॉर नहीं होता, ट्रेनिंग चलती है।
और ट्रेनिंग इस बात की कि हम वॉर टाइम के लिए हमेशा रेडी हो। सो सोल्जर्स हमेशा या कोई भी आर्म फोर्सेस की जनता जितनी भी है वो सारी प्रिपरेशन में लगी है। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग भी नाइट ट्रेनिंग कर रहे थे। आई वॉज इंचार्ज ऑफ ऑल द एयरक्राफ्ट जितने भी उस दिन नाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको सेफली वापस लाना। हमारे लिए रडार का एक सिर्फ ब्लिप, इट्स नॉट जस्ट वन डॉट या फिर वन वीडियो गेम का डॉट, इट्स अ लाइफ आउट देयर एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि उनको हम वापस सेफली लेके आए। तो उस दिन शाम को आर ड्यूटी स्टार्टेड। माई ड्यूटी वॉज टू गेट देम ऑल ऑफ देम सेफ। एंड ईस्टर्न रीजन की एक खासियत है कि सब कुछ सेफली स्टार्ट होता है बट अल्टीमेटली वेदर चेंजेस एंड वेदर इज सच कि वो एक बार चेंज हो गया तो उसके बारे में और कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड वेदर सारा उस टाइम का हवामान बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है पूरी फ्लाइंग सिचुएशन पे। तो ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हुई। ऑलमोस्ट 24 to 30 एयरक्राफ्ट वर इन द एयर और वेदर इतना खराब हो गया कि उनको वापस लाना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। बट देन वो एक पॉइंट था एंड ऑलमोस्ट फॉर 10 मिनट्स उन सबको वापस लाना एक एक करके, क्योंकि वो लोग सारे अलग अलग हाइट पे ऑपरेट कर रहे थे। उनको एक एक करके वेदर को देखते हुए उसको स्कर्ट करते हुए एंड मेकिंग श्योर कि वो एक फीलिंग कि नहीं वो बंदे आज वापस आने चाहिए एंड मेरा कोई डिसीजन गलत नहीं जाएगा या फिर कोई एक रॉन्ग टर्न भी गलती हो सकती है, उसका कोई चांस ही नहीं है। देयर इज नो चांस ऑफ दैट एरर। और वो सब करते करते फाइनली ऑल दोस 30 एयरक्राफ्ट केम बैक टू देयर होम बेसिस। दे लैंडेड वेरी सेफली एंड उस दिन मुझे ये फीलिंग थी कि ये सारा भी किया जा सकता है। ह्यूमन बींग्स आर अमेजिंग और मेरी कैपेबिलिटीज ही मुझे ये दिखा रही थी कि आई एम डूइंग इट बेटर एंड आई एम गेटिंग बेटर एट माई वर्क एंड माई सर्विस। ये पूरी जर्नी में इंडियन एयरफोर्स मेरा हौसला हमेशा बढ़ाती रही। डेजर्ट एरिया में सर्व करने के लिए मरुसल अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया और इसके साथ ही सिर्फ फाइटर कंट्रोलिंग नहीं बट बाकी फील्ड्स में भी इंडियन एयरफोर्स हौसला बढ़ाती रही। शूटिंग चैंपियनशिप के लिए जब हम गए थे तो वहाँ पे सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता हमने। इसके लिए भी इंडियन एयरफोर्स ने हमेशा सपोर्ट किया। मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी सबको, यू हैव टू सी योर ड्रीम्स एंड यू हैव टू मेक इट कंप्लीट। आपको ही आपके सपने देखने होंगे और आपको वो पूरे करने के लिए उनके पीछे भागना भी पड़ेगा। आपको अपने सपनों के लिए खुद स्टैंड भी लेने पड़ेंगे और ये सारा क्रिटिसिज्म होके भी आप अपने ही मोटिवेशन के लिए खड़े रहोगे। ये हमेशा याद रखना। आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू जोश टॉक्स दैट दे अलाउड मी एंड दे वर रेडी टू हियर माई स्टोरी हियर। जोश टॉक्स इस सारे प्रोग्राम के साथ हर कोने में, भारत के हर कोने में वो जोश, वो मोटिवेशन, वो करेज फैला रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। जय हिंद।